ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट रिवीजन लेक्चर में हम लोग ने ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी के बारे में देख लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी का प्रूफ देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी का प्रूफ करिए। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन प्रूफ करने के लिए आपके पास बेटा इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने लास्ट रिवीजन लेक्चर में देखा था। इफिशियंसी का फॉर्मूला V2I2 कॉस फाई टू अपान V2I2 कॉस फाई टू प्लस I2 स्क्वायर RE2 प्लस PI। इसमें अगर हम I2 को नीचे कॉमन ले लें बेटा, तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी V2I2 कॉस फाई टू अपान, डिनोमिनेटर में हम I2 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन होगी I2 कॉमन V2 कॉस फाई टू प्लस I2 RE2 प्लस PI/I2। ओके, I2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इफिशियंसी आएगी बेटा निकल के V2 कॉस फाई टू अपान V2 कॉस फाई टू प्लस I2 RE2 प्लस PI/I2। तो अगर हम यहां से देखें तो हमारी इफिशियंसी डिपेंड कर रही है लोड करंट पर। ठीक है, I2, लोड करंट I2 पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम यहां पर इफिशियंसी वर्सेस लोड का एक कर्व बनाना चाहें, इफिशियंसी वर्सेस लोड का एक कर्व बनाना चाहें, इफिशियंसी वर्सेस लोड का, तो आपकी इफिशियंसी लोड के किसी एक वैल्यू पे जाकर मैक्सिमम होगी और फिर डिक्रीज करेगी। तो जो इफिशियंसी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी उसके करस्पॉन्डिंग आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, और उस पॉइंट पे जो लोड होगा वो लोड होगा आपका लोड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इफिशियंसी। लोड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके, अब हमें अपनी इफिशियंसी को मैक्सिमम प्रूफ करना है। और इस इफिशियंसी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो है V2 कॉस फाइव टू प्लस I2 RE2 प्लस PI/I2। अगर इस डिनोमिनेटर के टर्म को हम मिनिमम प्रूफ कर दें, इस डिनोमिनेटर के टर्म को अगर हम मिनिमम प्रूफ कर दें, तो हमारी इफिशियंसी जो हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, तो हमारी इफिशियंसी बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो डिनोमिनेटर के टर्म को मिनिमम प्रूफ करने के लिए हम लोग ने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ था कि मिनिमा मैक्सिमा प्रूफ करने में, मिनिमा प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमा प्रूफ करने के लिए हम लोग मिनिमा प्रूफ करने के लिए हम लोग अपने जो भी फंक्शन है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है बेटा dr = डिनोमिनेटर, dr शोज द डिनोमिनेटर, dr = V2 cos फाई टू प्लस I2
I2 Re2 प्लस Pi/I2, ये हमारा फंक्शन है। और इस फंक्शन को हम, अगर हमें मिनिमम प्रूफ करना है, तो हम इससे इस फंक्शन को एक बार इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल यहाँ पे बेटा लोड करंट है I2, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर इक्वल टू जीरो पुट करने पर कुछ एक वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी उस पे हम दिखाएंगे कि हमारा डबल डिफरेंशिएट, इसी डिनोमिनेटर के टर्म का डबल डिफरेंशिएट हमारा ग्रेटर देन क्या है, जीरो। अगर ये दो कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाती है, तो दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर का फंक्शन डी आर हमारा वो मिनिमम है, और अगर डी आर मिनिमम है तो हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। तो इसको देखिए, एक बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी आर, डी डिनोमिनेटर अपान Di2 इज इक्वल टू V2 cos फाई टू, बेटा I2 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसीलिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ओके। प्लस I2 Re2, तो Re2 I2 का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, प्लस Pi/I2 है, ये Pi/I2 है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा I2 इनवर्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 I2 की पावर -1 इंटू Pi, या इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा Re2 माइनस, माइनस ये आ गया I2 की पावर -2, और ये Pi/I2 की पावर -2 ऊपर है, अगर हम इसको नीचे लाएंगे बेटा तो ये I2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम अपना इस डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन टर्म को, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन टर्म को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। अब इक्वल टू जीरो पुट करने पे बेटा ये आ जाएगा Re2 माइनस Pi/I2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। या अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा Pi इज इक्वल टू I2 स्क्वायर Re2, ओके। Pi इज इक्वल टू I2 स्क्वायर Re2। अब इस वैल्यू पर हम अपना जो भी डिनोमिनेटर है उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिनोमिनेटर को अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो d2dr/di2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए Re2 था, Re2 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, अपान माइनस Pi/I2 स्क्वायर था, Pi/I2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 I2 की पावर -2 - 1 इंटू Pi हो जाएगा। या इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2Pi/I2 की पावर क्यूब, ठीक है। और Pi = I2 स्क्वायर Re2 भी अगर आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2Re/I2, एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स एट दिस कंडीशन Pi = I2 स्क्वायर Re2, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो इस कंडीशन पर डी आर हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस कंडीशन पे डी आर इज मिनिमम, और डी आर मिनिमम इसका मतलब हमारी इफिशियंसी इज मैक्सिमम। और ये कंडीशन का ये चीज हो कर रही है जब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी Pi = हमारी कंडीशन है Pi = I2 स्क्वायर Re2, ओके। एंड Pi इज नथिंग बट, it is iron loss, and iron loss is constant, so you can write it constant iron loss is equal to I2 square Re2 is nothing but
copper loss, and copper loss is variable, so you can write it variable copper loss. सो जो कंडीशन आपकी बनी वो कंडीशन क्या बनी कि कांस्टेंट आयरन लॉस जब वेरिएबल कॉपर लॉस के बराबर होगा तो ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई। तो सिंपली बेटा ये सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है। इफिशियंसी लिया आपने, थोड़ा सा उसके फॉर्मूले में चेंज किया, डिनोमिनेटर की वैल्यू को लिया, उसको मिनिमम प्रूफ किया, मिनिमम प्रूफ करने पे कंडीशन निकल आई, डबल डिफरेंशिएट किया, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या, कंडीशन क्या आ रही है कि कांस्टेंट आयरन लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉपर लॉस फॉर ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी। तो ये 7 मार्क्स में बेटा कई बार ये प्रूफ पूछा जा चुका है, और 2 मार्क्स में भी डायरेक्टली लिखने को आता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन क्या है बेटा, कांस्टेंट आयरन लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल वेरिएबल कॉपर लॉस, वेरिएबल कॉपर लॉस। ओके, तो ये 2 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, और 7 मार्क्स में ये प्रूफ पूछा जाता है। बहुत ही इजी सा प्रूफ है। एक बार आप वीडियो देखिएगा, पीडीएफ से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये प्रूफ याद हो जाएगा। ओके, तो ये था। अब नेक्स्ट इसके बाद इफिशियंसी के कुछ फॉर्मूले हैं, जो हम जब न्यूमेरिकल वाला रिवीजन लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैं सारे फॉर्मूले इनलिस्ट करूंगा एक साथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बेटा 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन 2 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन, डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन की डिफिनीशन क्या होती है? वोल्टेज रेगुलेशन इज बेसिकली ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली अर्थमेटिक डिफरेंस, इट इज बेसिकली अर्थमेटिक difference between arithmetic difference between secondary terminal voltage, secondary terminal voltage at no load. No load means I2 is equal to 0, and second arithmetic difference between secondary terminal voltage at no load and full load. And full load is means I2 is equal to I2 FL। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन का बेसिकली जो फॉर्मूला बेटा बनता है, वो वोल्टेज रेगुलेशन इज नो लोड माइनस फुल लोड, अर्थमेटिक डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड माइनस फुल लोड। ओके, ये इसे अगर वोल्टेज रेगुलेशन को हमें पर यूनिट में दिखाना है, वोल्टेज रेगुलेशन इन पर यूनिट, बेटा ये V डॉट आर, इट इज डिनोटेड द वोल्टेज रेगुलेशन। तो पर यूनिट में वोल्टेज रेगुलेशन होता है बेटा आपका V2NL माइनस V2FL। यहाँ मॉड में जो लिखा है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू। ओके, V2FL इन पर यूनिट। सेकेंड होता है परसेंटेज में, तो पर यूनिट को
अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमें, ये तो था हमारा पर यूनिट से परसेंटेज, और अगर हमें परसेंटेज से पर यूनिट में जाना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके। तो वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो वो हो जाएगा V2NL माइनस V2FL अपान अंडर रूट, सॉरी, मॉड V2FL मल्टीप्लाइड बाई 100। एंड इसमें ये कंडीशन है कि V1 वोल्टेज जो होगा, प्राइमरी वोल्टेज वो आपका कांस्टेंट रहेगा। प्राइमरी वोल्टेज इज कांस्टेंट फॉर बोथ द कंडीशन। तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन को अगर डिफाइन करने को आता है तो आपको लिखना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर इज अर्थमेटिक डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड टू full load at a given power factor with same value of primary voltage for both rated load and no load condition। ओके। अच्छा, इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन में कंडीशंस पूछी जाती हैं। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो उसे हम बहुत शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 सेकेंड। वोल्टेज रेगुलेशन का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है I2 RE2 cos φ2 प्लस माइनस I2 XE2 sin φ2 अपान V2। ओके। यहां पर इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे I2 RE2 अपान V2, ये क्वेश्चन बनती है I2 RE2 अपान V2 cos φ2 प्लस माइनस I2 XE2 अपान V2 sin φ2। तो I2 RE2 अपान V2 जो ये होती है, ये वैल्यू होती है RE पर यूनिट की, प्लस माइनस, सॉरी, cos φ2 प्लस माइनस XE पर यूनिट sin φ2, वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है, REPU cos φ2 प्लस XEPU sin φ2। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है, दैट पॉजिटिव इज टेकन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में, और निगेटिव लिया जाता है लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। ओके। अच्छा, इसके बाद एक आता है, कंडीशंस आती हैं, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है। ओके। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस वोल्टेज रेगुलेशन का जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे आपका आएगा फाइव, tan φ2 इज इक्वल टू माइनस R2 अपान X2, या RE2 अपान XE2, ये निगेटिव। तो यहां पे आपको लिखना होता है कि फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट लीडिंग पावर फैक्टर।
जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो क्वेश्चन आपका इसमें इस तरह पूछता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। नेचर, इसका नेचर पूछता है कि नेचर ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो नेचर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। और ये फॉर्मूला आप यहां पे रख देंगे, टेन फाइव टू इज इक्वल टू RE2 अपान XE2, लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन भी जैसे हम लोग ने मैक्सिमम इफिशियंसी प्रूफ की थी उसी तरह प्रूफ किया जाता है। तो उसके लिए आता है जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। दिस मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, occurs at lagging पावर फैक्टर। और इस केस में आपका tan phi 2 की जो वैल्यू आती है वो आती है XE2 अपान RE2। ओके, एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू ZPU, दैट इज इक्वल टू ZPU। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन पे इस तरह से तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन, आपको डिफिनेशन मैंने बता दी। दूसरा न्यूमेरिकल आ सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो या नेचर ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का नेचर होता है लीडिंग पावर फैक्टर लोड पे। ओके, और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है लैगिंग पावर फैक्टर लोड पे। कंडीशन क्या होती है, tan phi 2 जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए tan phi 2 इज इक्वल टू माइनस RE2 अपान XE2, और tan phi 2 इज इक्वल टू XE2 अपान RE2। इन सभी के प्रूफ आपको PDF में दिए हुए हैं, एक बार ये वीडियो देखिए और PDF नोट से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार इसको आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम केवीए में क्यों करते हैं। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम केवीए में क्यों करते हैं, वाई ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड इन केवीए, वाई वाई ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड इन केवीए। ओके, या केवीए रेटिंग क्या होती है, और केवीए में क्यों करते हैं रेदर देन किलोवाट। एक्चुअली जितनी भी मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, उन सब की रेटिंग किलोवाट में होती है। तो हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों करते हैं, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है, रेटेड आउटपुट, ये रेटेड आउटपुट इट इज लिमिटेड ड्यू टू द हीटिंग। ट्रांसफार्मर का आउटपुट लिमिट करता है हीटिंग की पर, ठीक है, और दैट हीटिंग इज डिपेंड्स अपॉन द लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। और लास्ट रिवीजन लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे लॉसेस होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, सॉरी, कोर लॉस और कॉपर लॉस, मेन ये दो लॉस होता है, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। तो कोर लॉस जो होता है वो आपका वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और कॉपर लॉस हमारा लोड करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके लॉसेस होते हैं वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते हैं, V इंटू आई। ठीक है,
यहां पर लॉसेस पे डिपेंड करता है हीटिंग, और हीटिंग पे डिपेंड करता है आउटपुट। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो हमारा आउटपुट होता है वो बेसिकली वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है। यहां पर पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा किलो वोल्ट एम्पियर में करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है। तो ये चीज थी सिंपल, छोटा सा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई ट्रांसफार्मर इज रेटेड इन केवीए। तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वो लिमिटेड होता है ड्यू टू द हीटिंग, और हीटिंग डिपेंड करता है लॉसेस पे, और लॉसेस में आपका कोल लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज पे, कॉपर लॉस डिपेंड करता है लोड पे, करंट पे। तो आपका जो रेटेड आउटपुट होता है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसकी हम रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में करते हैं, केवीए में करते हैं, rather देन किलो वॉट में। पावर फैक्टर का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता। ओके। तो इसके साथ ही हमारा इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, जो मैं जिसमें आपको उनके बीच डिफरेंशिएशन लिखना है, और क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती है और क्या क्या डिसिमिलरिटी हो सकती है। तो सिमिलरिटी में बेसिकली मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है। मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एच। ठीक है। और यहाँ एमएमएफ दिखाया जाता है एफ से, ईएमएफ दिखाया जाता है ई से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है। ओके। यहाँ पर आपका फ्लक्स होता है फाई, तो यहाँ पर आपका करंट होती है आई। यहाँ पर रिलक्टेंस होता है आर एल या एस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है आर। यहाँ पे परमियंस होता है, परमियंस होता है इन्वर्टेड वी, तो यहाँ पर कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है जी। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट ये सब तो सिमिलरिटीज हो गई, ये सिमिलरिटी हो गई। ठीक है। और डिसिमिलरिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली फ्लो करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एक एक्चुअल फ्लो नहीं है, बल्कि हम इसमें नथिंग, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है कोई भी चीज, मैग्नेटिक सर्किट में कोई चीज डायरेक्टली फ्लो नहीं करता है। और इसके अलावा आपका जो है डिफरेंस क्या होता है कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की जो परमेबिलिटी होती है वो फ्लक्स डेंसिटी के साथ चेंज होती रहती है, जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंडक्टर कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कंडक्टर की, डिपेंड करंट डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और देयर इज नंबर ऑफ गुड इंसुलेटर बट देयर इज नो मैग्नेटिक इंसुलेटर। एंड इसके अलावा flow of current involve the continuous expenditure of energy but no energy is required to maintain the magnetic flux। इसके साथ साथ मैंने आपको छोटा सा एक और थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। मैग्नेटिक मटेरियल्स ये आपके बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। तीसरा होता है आपका फेरोमैग्नेटिक। और चौथा होता है फेराइट। ओके। फेरोमैग्नेटिक ये सॉफ्ट भी होता है, सॉफ्ट और हार्ड। फेराइट भी आपके सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है। तो
पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बाय अ मैग्नेट। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। ठीक है। डायमैग्नेटिक होते हैं जो किसी भी मैग्नेट से रिपल्ड हो जाते हैं, उन्हें हम डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे जिंक और मरकरी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, विच एक्चुअली देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल नॉट अट्रैक्टेड, ओके, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपल बाय मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मटेरियल बाय मैग्नेट। ठीक है। और ये तीन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इतना तीनों का आप इतने दो दो लाइन इतना लिख देंगे अगर क्वेश्चन ये आता है तो। ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आपका जो है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल है आयरन, स्टील, निकेल। डायमैग्नेटिक जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल है आयरन, स्टील। ठीक है। डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है आपका लेड, मरकरी। और पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है आपका जैसे टिन, प्लेटिनम। ओके। इसे मैंने नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चंस भी आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा रिवीजन आपको कर दिया है। तो यहाँ इस रिवीजन के साथ ट्रांसफार्मर की जितनी भी थ्योरेटिकल और प्रूफ के क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे रिवीजन करा दिए हैं। अब आप लोग सभी लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, मैंने इनमें टोटल 4 वीडियो दिया है। इसको देख लीजिएगा और पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, और ये आपको आसानी से समझने में आसान रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं इस पे 1 या 2 वीडियो और दूंगा, जिसमें हम लोग जो भी ट्रांसफार्मर के मैंने क्लासेस में आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके। तो उसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सो मच।